नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ध्यान रखें दोस्तों, हम अभी कवर कर रहे हैं पार्टनरशिप का एक बेसिक चैप्टर, जिसके अंदर पार्टनरशिप की बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको मैं सिखा चुका हूं एंड सिखाने वाला हूं इसी क्लासेस के अंदर। इन्हीं क्लासेस में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दूंगा चैप्टर के अंदर कि कैसे इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करना है एंड आपको सिंपलेस्ट वे में कैसे आंसर करना है, ये भी इन्हीं क्लासेस के ज़रिए आप जानेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि आपको जो वीडियोज़ हमारी हैं उनको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होगा क्लास के अंदर कि मैं सिर्फ पूरा का पूरा टॉपिक इनिशियली समझा दूं और वो आप एज इट इज समझ लेंगे। क्योंकि जब तक आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं देखेंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आपके जो दिमाग में उस प्रॉब्लम का हल नहीं आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स मैंने जनरली डिस्कस किया था कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि पार्टनरशिप में अगर डीड नहीं है तब कैसे डील किया जाएगा। उस केस के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई थी कि अगर डीड नहीं रखी है पार्टनर्स ने, तो जो लोन दिया है पार्टनर ने सिर्फ उस पर 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स के या जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के बीच में। इसके अलावा कुछ भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो उस डीड के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो एकदम बाइंडिंग रहेंगी दोनों पार्टनर्स के ऊपर या सभी पार्टनर्स के ऊपर। और जब तक बाइंडिंग रहेंगी, जब तक कोई नया एग्रीमेंट नहीं बन जाता, कोई नई डीड नहीं बन जाती पार्टनर्स के बीच में। तो आइए बेसिक थियोरिटिकल बातें ज़्यादा करते हुए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, टॉपिक्स के थ्रू, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर, जिनसे कि आपका पूरी क्लैरिटी आने वाली है, उन टॉपिक्स को टच करते हैं जहां से आपको और डिटेल में ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं कि एक बार ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद में इंडिविजुअल टॉपिक वाइज मैं आपको कराता हूं कि ये है क्या चीज। सबसे पहले स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, कि इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज स्पेशल है जो आपको हर क्लास के अंदर देखने को मिल जाएगी। कोई भी इनमें से जो टॉपिक है वो आपको हर पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर हैं, अराउंड 6 चैप्टर हैं, उन 5 से 6 चैप्टर के अंदर ये पूरे के पूरे वर्ड्स आपको बार बार दिखाई देने वाले हैं। ये बहुत महत्व रखते हैं पूरी की पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए ये इनिशियली आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका एक माइंड प्रिपेयर हो जाए कि आगे क्या आने वाला है उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो जब उसमें स्पेसिफिक अगर कहा हो कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है यहाँ पर, तो आप उस केस में दो अकाउंट बनाएंगे। एक कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें कि पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी और उस कैपिटल में कुछ एडिशन या डिलीशन होता है, सिर्फ वही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आता। एंड साथ ही साथ एक करंट अकाउंट बनेगा सेम पार्टनर का, और उस करंट अकाउंट के अंदर जो भी उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी कैपिटल घटती या बढ़ती है, वो सब ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के अंदर चली जाएंगी। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, इस केस में वो साइलेंट रहेगा। अगर साइलेंट है क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा है कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो उस केस में आप उसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और उसको
एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, उसी के अंदर बाकी सभी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी, और जितनी भी बाद में क्लोजिंग कैपिटल जो आपको निकालनी है वो भी उसी अकाउंट के अंदर आप निकाल पाएंगे। इसका सिंपल सा एक उदाहरण ले लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपकी माइंड में क्लैरिटी रहे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है। सबसे पहले मुझे आपको एक ही चीज समझानी है कि फिक्स्ड कैपिटल अगर कह दिया क्वेश्चन ने तो आपको क्या करना है उस केस के अंदर, आइए जानते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों की कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, दोनों की कैपिटल है। प्रॉफिट जो है ये लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल 1:1, प्रॉफिट जो है ये लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, 6%, इतना इतना ब्याज दिया जाएगा फर्म के द्वारा इन पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट उसके बाद में लोन, एक पार्टनर है जिसने लोन दिया हुआ है फर्म को 2 लाख रुपए का, और लोन का ब्याज रहेगा 6% के हिसाब से। लोन रहेगा 6% के हिसाब से। उस अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद में आपको एक बार फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है, और उसके लास्ट में एक बार मैं इतना और बता देता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट ऑफ फर्म 2 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर उनको हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर फिक्स्ड मेथड यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, जिसे बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ए बी, ए बी, दोनों की दोनों यहां पर बैलेंस बाय बैलेंस, पार्टनर की 1 लाख की कैपिटल थी पार्टनर ए की, एंड 2 लाख की कैपिटल थी पार्टनर बी की। बस इतना ही यहां पर आएगा, एक एंट्री ओपनिंग बैलेंस की और एक बाय टू बैलेंस बीडी। अगर कुछ चेंज इसमें हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है वो अभी बताता हूं। बस अकाउंट हो गया टैली। अगर यहाँ पर दोनों पार्टनर्स में से कोई एक या दोनों के दोनों अपनी कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स भी कर रहे होते तो वो ड्राइंग्स की एंट्री मैं यहाँ पर लिखने वाला था, जिससे क्या होता, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम हो जाता, क्योंकि जैसे ही ड्रॉ करते यानी कैपिटल में से ड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल कम हो रही है पार्टनर्स की। अब यहाँ पर वो लोग ड्राइंग नहीं की, ना ही कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है इन्होंने यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट, ए बी, ए
बी। अब यहाँ पर बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी तो हमने फिक्स्ड अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख दिया, तो यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर सीधी सीधी एंट्री जाएंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है दोनों पार्टनर्स को, 7% पर एनम को इसको मिला है, तो 1 लाख के ऊपर 7% का मतलब है 7,000 रुपये। एज सिंपल एज दैट। आप कैलकुलेट करना चाहें तो 1 लाख को 7 गुना 7/100 कर सकते हैं। 7,000 रुपये मिला इसको, एंड 6% के हिसाब से 1 लाख पे 6,000, 2 लाख पे 12,000 रुपये ब्याज मिला बी को। अब बात करते हैं लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया, उस लोन के ऊपर उसको ब्याज दिया, तो क्या वो पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर आएगा? जी हाँ, पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि लोन अकाउंट जो होता है उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई एंट्री दिखाई नहीं देती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है उसका जो ब्याज का खर्चा दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दी जाती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ऐसा इसलिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है पार्टनर का वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एंट्री है, ना कि एक एप्रोप्रिएशन मानी जाती है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन उससे पार्टनर के करंट अकाउंट यानी पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसमें इफेक्ट आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ ए ने दिया था 7% के हिसाब से, सॉरी 6% के हिसाब से 12,000 रुपये का इसको लोन मिला है। इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बी ने कोई भी लोन नहीं दिया था। उसके अलावा फर्म का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ फर्म, अब ये फर्म का जो प्रॉफिट है इसमें से 2 लाख में से आपको कुछ चीजें घटानी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया गया, तो मैं ये तो मानूंगा कि लोन का जो इंटरेस्ट है वो घट चुका होगा प्रॉफिट में से, क्योंकि प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होने के बाद में। वहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक एप्रोप्रिएशन अमाउंट होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अभी इसमें से नहीं घटी होगी। इसलिए 7,000 प्लस 12,000 19,000 को मैं यहां से घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1,81,000। अब ये मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, 90-500 90-500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 90-500 90-500। ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। यहाँ पे 2 बैलेंस CD 12-7 19 और 109 500 12 100 500 102 500 खत्म। ये क्वेश्चन यही तक था। अब आप एक काम करेंगे, जो ये बैलेंस BD है CD और ये बैलेंस CD है, ये दोनों की अमाउंट पार्टनर ए की बैलेंस जो है ये कैपिटल बैलेंस शीट में 1 लाख से दिखाई देगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाई देगा 109,500 बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर ए के अगेंस्ट में। वहीं सेम बी के केस में 2 लाख कैपिटल अकाउंट के अंदर और 102,500 करंट अकाउंट के अंदर दिखाई देगा। इतना ही फर्क है अगर फिक्स्ड मेथड दिया हुआ है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड दिया होता तब क्या करना होता, तब जो ये वाली एंट्रीज हैं इनको थोड़ा नीचे ले आया जाता, इनको
रहने देता हूँ यार, चलो करता हूँ। इन सभी एंट्रीज को हम थोड़ा नीचे ले आएंगे, और यहाँ पर एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। बाय बैलेंस बीडी। ये वाला केस अब मैं दोस्तों फ्लक्चुएटिंग के केस में बता रहा हूं। अगर आपका फिक्स्ड खत्म हो गया है दोनों अकाउंट बन के, अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक डिफरेंस आएगा, ऊपर वाला अकाउंट हट जाएगा, बस ये वाली एंट्री उठ के यहां आ जाएगी, 1 लाख, 2 लाख, और ये वाला बैलेंस जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा अपनी नीड के हिसाब से, ये वाला टोटल और आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर फिर सिर्फ यही फिगर एक आ रहा होगा, सिर्फ जो भी फिगर यहाँ आ रहा होगा वही फिगर वहां आ रहा होगा, और आपकी ये वाला अकाउंट उस केस में एकदम हट जाएगा। इस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। सिंपल एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ? बहुत सिंपल था, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। एक ही चीज थी कि अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ एंट्रीज होती ही नहीं है। अगर कैपिटल बढ़ाई है पार्टनर्स ने तो सिर्फ वही एंट्री आएगी, या घटाई है तो सिर्फ वही एंट्री आएगी, और कुछ भी नहीं आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है तो। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर बात ही खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इकलौता अकाउंट बनेगा, उसी के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल भी आएगी, उसी के अंदर करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी आएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब उसी अकाउंट के अंदर आएगा, एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो फिर हमारा चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर। यही डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया। अब बात करते हैं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो सैलरी और कमीशन होती है उसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ी सी चर्चा करना मैं चाहूंगा। सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, यानी कि सैलरी होती है पर मंथ बेसिस पे, और कमीशन जो होता है वो किसी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, कुछ परसेंट बेस पे हो सकता है, कुछ अलग, यानी वो वेरी करता है, वेरी करता है। लेकिन जो सैलरी होती है वो पर मंथ बेसिस पे होती है, एंड फिक्स अमाउंट उसकी होती है। सैलरी की अमाउंट फिक्स होती है, बस उतनी अमाउंट से घट या बढ़ जाती है जितनी अमाउंट से, सपोज कीजिए कि छुट्टी ली है या एक्स्ट्रा काम किया है, अगर छुट्टी ली है तो ज़्यादा कट जाता है पैसा, अगर एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके अगेंस्ट में पैसा बढ़ के मिल जाता है। लेकिन अगर जो डिजायर मिनिमम डेज है वर्किंग के, अगर उतना ही दिन काम किया है तो सिर्फ जो फिक्स अमाउंट है उतना ही मिलेगा। कमीशन का क्या होता है, जनरली ये 5% ऑफ किसी आइटम से रिलेटेड होता है, जैसे 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कोई भी सिनारियो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, जनरली परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है, या फिर बता भी दिया जाता है अगर इससे ज़्यादा सेल हुई तो इतना कमीशन मिलेगा, फिक्स अमाउंट भी दे दी जाती है। लेकिन कमीशन जो है वो पर मंथ के बेसिस पे नहीं मिलता है, उसको फिक्स ही रखा जाता है। फिक्स इन द टर्म्स ऑफ, जैसे परसेंटेज अगर है तो भी फिक्स है, अगर सैलरी है तो सैलरी के रेट्स डिसाइड कर देते हैं, सॉरी, अगर सेल्स के बेसिस पर कमीशन पे किया जाता है तो डिसाइड कर देते हैं कि 1 लाख तक सेल हुई तो 5,000, 5 लाख तक सेल हुई तो 10,000, ऐसा कुछ डिसाइड करके एक बता दिया जाता है, जिससे कि वो अमाउंट आप ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स आएगी। अमाउंट फिक्स नहीं होती, रेट फिक्स हो सकता है कि कितना रेट चलेगा कमीशन का यहाँ पर। तो इन दोनों की खास बात एक ये है
ये आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, लेकिन ये दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाई देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन फिर कर लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके अंदर सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पर जो सैलरी की बात हो रही है ये सैलरी ऑफ पार्टनर की बात हो रही है। पार्टनर की सैलरी उसे तभी दी जाती है जब फर्म के पास में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगर अगर गारंटी दी गई है कि इतनी मिनिमम सैलरी देंगे ही देंगे तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल के देते हैं। लेकिन अगर कोई गारंटी नहीं है तो उस केस में पार्टनर की जो सैलरी है वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो एम्प्लॉई की सैलरी होती है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो तो पे करनी ही करनी है, यानी वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज की ही की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टनर की सैलरी तभी दी जाती है जब फर्म के पास में प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने आपको मतलब बता दिया है। कमीशन भी सेम केस है। किसी और पर्सन को अगर कमीशन दिया जाता है अदर देन पार्टनर, तो उस केस में भी अगर अदर देन पार्टनर दिया जाता है तो वो अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है। और अगर पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि वो भी प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं क्रिएट करेगी, वो एक एप्रोप्रिएशन अमाउंट है। सैलरी एंड कमीशन, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज किया गया है रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि सैलरी प्लस कमीशन। रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी भी आ जाती है, कमीशन भी आ जाता है और बोनस भी आ जाता है। जनरली सैलरी के अंदर रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी प्लस बोनस आता है। कमीशन का कई बार आता है, अगर क्वेश्चन के अंदर अलग से दिया गया है कमीशन तो उसके अंदर नहीं है इंक्लूडेड। अगर है इंक्लूडेड तो आपको बता भी दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सैलरी प्लस बोनस हमेशा रेम्यूनरेशन का पार्ट बनेंगे। कमीशन कई बार बनता है पार्ट, कई बार नहीं बनता है पार्ट। चलिए, ये बात हो गई है यहाँ पर। इसके अगेंस्ट में तो कुछ क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। एम्प्लॉय हैं दो, सॉरी पार्टनर्स हैं दो, जिनकी सैलरी है 40,000 पर मंथ और 5 लाख पर मंथ, ओ सॉरी 5 लाख एनुअली है। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। ग्रोस प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है 10 लाख रुपए। ग्रोस प्रॉफिट है हमारे पास 10 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड, सबसे पहले तो एम्प्लॉय की सैलरी दिखाते हैं। एक ग्रोस प्रॉफिट हमें दिया है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। बाय ग्रोस प्रॉफिट 10 लाख टू सैलरी, अगर सिर्फ एक ही खर्चा है तो 10,000 पर मंथ, पूरे साल भर का 12, 1,20,000, 10K मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। ठीक है, 1,20,000। तो अब इसके बाद में हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट।
10 लाख में से 1,20,000 9 और 8,80, 8,80,000 यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। अब ये जो प्रॉफिट है ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एडिशनल अकाउंट है जो आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर चेक करेंगे। अदरवाइज इंडिविजुअल के अंदर या कंपनी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बनाया जाता है, उसके बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 8,80, 8,80,000 का नेट प्रॉफिट हमको मिल गया है। उसके बाद में अब सैलरी देनी है पार्टनर्स की, टू पार्टनर्स सैलरी। अब अगर देखा जाए तो 40,000 पर मंथ यानी 4,80,000 इसकी पूरे साल भर की सैलरी है, वहीं पर 5 इसकी, तो यानी 9,80,000 सैलरी पे करनी है, लेकिन प्रॉफिट है 8,80,000। तो पार्टनर्स को उतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा, पार्टनर्स को उतनी ही सैलरी दी जाएगी जितना कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो कितने रेशियो में, 4,80 इस टू 5,00,000, इस रेशियो में 0 से 0 तो 24/25 इस रेशियो में आप इस सैलरी की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड उसको फिर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सिंपली पार्टनर्स की सैलरी के तौर पर, और बाकी सैलरी जो है वो शायद अगले साल में आप उनको पे करेंगे, लेकिन इस साल में जितनी सैलरी, जितना प्रॉफिट है उतनी ही सैलरी आप उनको दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, समझ सकते हैं कि कैसे एम्प्लॉय की सैलरी देनी ही देनी है, उससे पहले ही दी जाती है। लेकिन अगर सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर प्रॉफिट होता सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए का, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20 आता और यहाँ पर आता लॉस, यहाँ पर आता लॉस 20,000 रुपए का, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नौबत नहीं आती, और आप जो लॉस है वो सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ऑल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर ही करते, लेकिन बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आती, सीधा लॉस की एक एंट्री आती जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो लॉस की एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर चली जाती, बस काम खत्म। उसके बाद में 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, समझिए क्वेश्चन को समझिए। पार्टनर है, पार्टनर्स ने फर्म बनाई, पार्टनर्स ने फर्म के अंदर पैसा डाला, जो पैसा डाला उसको बोलते हैं कैपिटल। अब पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि ये जो पैसा हमारा यहां पर रखा हुआ है फर्म के अंदर, इस पैसे को अगर हम बैंक के अंदर रख देते, एफडी बना के रख देते, सपोज कीजिए कि 1,00,000 रुपए की कैपिटल है फर्म के अंदर, पार्टनर ए की। अब वो पार्टनर बोल रहा है अगर 1,00,000 रुपए को मैं बैंक में एफडी बनाकर रख दूं तो वहां पर मेरे को 6% ब्याज मिल जाएगा सालाना, लेकिन फर्म के अंदर जब मैंने पैसा फंसा दिया तो अब प्रॉफिट होगा तब कहीं जाके मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा तो ये 6,000 भी गया। तो वो जो 6,000 रुपया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस वजह से पार्टनर इंटरेस्ट लेता है फर्म से कि मैंने फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखी है उस चीज का, कि अगर मैं उसको बैंक में रखता तो मैं बैंक का पैसा एज ए ब्याज कमा सकता था बैंक से, तो इसलिए वो कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अगर पार्टनर की कैपिटल है 1,00,000 रुपए और क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%, तो आप 9% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे 9,000, सिंपल। और अगर कह रखा है कि 12% है या 12.5% है तो भी आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल की कोई भी
अलग कैलकुलेशन नहीं की जाती है यहाँ पर। अगर इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है तो वो ये चीज दी जाएगी कि साल के शुरुआत में तो थी कैपिटल 1 लाख, लेकिन 6 महीने बाद पार्टनर ने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो अब ड्रॉइंग्स अगर पार्टनर ने कर ली है तो फर्म के पास पैसा भी कम हो गया है, तो फर्म इस पैसे पे नहीं देगी जिस पे स्टार्टिंग में पार्टनर ने कैपिटल के तौर पर जमा करवाया था। फर्म जो पैसा देगी वो इस अमाउंट पे देगी जो अमाउंट फर्म के पास ऑन एन एवरेज रखी हुई थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आने वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा कि कैसे, जैसे आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगेंस्ट में, कि कैपिटल थी 1 लाख रुपए और पार्टनर विड्रॉ करता है हर महीने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 5,000 रुपये, या मिडल ऑफ द मंथ में 5,000 रुपये, या मिडल एंड ऑफ द मंथ में 5,000 रुपये। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो जिससे आपकी एक कैलकुलेटिव माइंड बनता है इन सारी चीज़ों को लेकर, कि अगर फर्म का जो पार्टनर है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही पैसा विड्रॉ कर लेता है तब कैलकुलेशन कैसे करनी है, एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ करता है तब कितने मंथ का इंटरेस्ट उसको देना है, वो सारी कैलकुलेशन के अगेंस्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल रखी थी यहाँ पर, उसके बाद में उसने कुछ पैसे निकलवा लिए 50,000 रुपये 6 मंथ्स बाद। अब जैसे ही 6 मंथ हुए कंप्लीट तो पार्टनर ने 50,000 रुपये निकाल लिए। अब फर्म के पास अगले 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये हैं उस पार्टनर से रिलेटेड। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा, 1 लाख रुपये पर 6%, अगर 9% है तो 9% गुना 12/12 प्लस में 50,000 रुपये के ऊपर गुना 9% गुना 6/12, सॉरी नहीं, ऊपर वाला 1 लाख रुपए जो है वो 6 महीने तक था फर्म के पास में। 1 लाख रुपया जो था वो फर्म के पास में 6 महीने के लिए था, तो 1 लाख के ऊपर 6/12 6 मंथ के लिए यूज किया, और उसके बाद में 50,000 रुपया जो है वो 9% के हिसाब से 6 महीना यूज किया गया है। तो पूरे 12 मंथ की कैलकुलेशन इस तरीके से आप करने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों का जो भी आएगा वो टोटल कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि कितना पैसा फर्म देगी पार्टनर को। सेम एज द केस में अगर मैं बात करूं, सेम एज द केस में जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग होता है उस केस में पार्टनर्स फर्म को पैसा देते हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल में से पैसा निकाला है तो वो फर्म को पैसा देते हैं। अगर क्योंकि फर्म का कहना यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई थी और वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई हैं, इसलिए आप हमें पैसा दो। तो पार्टनर यहाँ पर पैसा देता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। सेम तरह की कैलकुलेशन होती है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसे, जो कि हम आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करने वाले हैं। अब होती है बात एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, कि पास्ट में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं जो कि गलत तरीके से की जा चुकी हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है इसके लिए मुझे आपको एक क्वेश्चन से समझाना पड़ेगा। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख। एक लाख और 2 लाख ये कैपिटल है पार्टनर्स की। इंटरेस्ट है 10%, 10% पर एनम। कैपिटल है 1 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट है 10% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners
50,000 ईच, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, दोनों पार्टनर्स के अंदर 50-50 हजार रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बात यहाँ पर की जा रही है। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए थे, घटाना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल did not charge, not get deducted। ये पैसा घटाया ही नहीं गया था जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो अब हमें इस केस में क्या करना है, एक रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट बनती है वो पार्टनर्स के बुक्स में पास करनी है, फर्म की बुक्स में पास करनी है जर्नल एंट्री के तौर पर। तो आइए बात करते हैं। प्रॉफिट रहा होगा 50,000, एक पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दोनों पार्टनर को 50,000 प्लस 50,000 इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अमाउंट में से लेस होना रह गया था, तो अब लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट 10% पूरे साल भर का मानते हैं, तो 10,000 रुपये लेस होना रह गया था। और बी का 2 लाख के ऊपर 10% 20,000 रुपये लेस होना रह गया था, यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो है 70,000 रुपये का। तो अब बात करें कि ए एंड बी, ए के अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो नहीं आया था, यानी 10,000 रुपये क्रेडिट नहीं हुआ था, उसको क्रेडिट कर दिया। और बी के अकाउंट में 20,000 रुपये जो क्रेडिट होना था वो जो नहीं हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ए के अकाउंट में भी 10,000 रुपये क्रेडिट कर दिया और बी के अकाउंट में भी 10,000 क्रेडिट कर दिया। अब बात करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, प्रॉफिट इतना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे पार्टनर्स के बीच में, लेकिन करना चाहिए था इतना, यानी कितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000 रुपये। या फिर इसको ऐसे सोचते हैं कि इतना इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला ही नहीं था, तो अगर अब डालते हैं तो कितने का लॉस एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा, 10 + 20 इतने का ही लॉस होगा, जो कि पार्टनर्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट भी इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो 15,000 डेबिट, क्योंकि डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉस से पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट। अब जो नेट इफेक्ट आएगा उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पर डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है तो 5,000 रुपये डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है तो 5,000 रुपये क्रेडिट। बस इसी सेंस में अब आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट आएगा ना, तो 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड A's कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट 5,000 5,000, ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। ए की कैपिटल इतने से घट जाएगी 5,000 से और बी की कैपिटल 5,000 से बढ़ जाएगी। तो ये हमने जो पीछे गलती हुई है, पास्ट रिकॉर्ड्स में गलती हुई है, उस गलती को सुधार लिया और सुधारने के लिए हमने एक जर्नल एंट्री पास कर दी फर्म की बुक्स में। बस इतना सा काम है और सिमिलर क्वेश्चंस आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर हम कर लेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको बस थियोरिटिकली समझाना चाहता हूँ। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी कई बार इसके दो पहलू हैं। अगर फर्म ने गारंटी किया है पार्टनर को तो फर्म पैसा देगी,
अब सपोज कीजिए कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं। अब तीन पार्टनर्स में से ए पार्टनर जो है फर्म उसको गारंटी करती है, यानी दोनों और जो दो पार्टनर हैं वो बी और सी, वो उसको गारंटी दे रहे हैं कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपए हम होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो वो हम अपनी कैपिटल में से आपको देंगे। तो उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है सिर्फ और सिर्फ टोटल फर्म का 3 लाख रुपए, जिसमें से ए के हिस्से में 80,000 रुपए ही आता है, तो उस केस में जो उसको गारंटी की गई थी अमाउंट 20,000 रुपए की और उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है 80,000, तो उसके बीच में जो 20,000 रुपए का डिफरेंस रह गया वो बी एंड सी पार्टनर अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उनका जो ओल्ड रेशियो उस टाइम पे चल रहा होगा उसी रेशियो में वो अपनी कैपिटल में से घटाएंगे और पार्टनर ए को दे देंगे। अब इसका दूसरा पहलू और समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर पार्टनर देता है फर्म को, तो जब फर्म प्रॉफिट कमाती है और अगर पार्टनर ने कमिट किया होता है कि मैं इतना मिनिमम प्रॉफिट कमा के दूंगा और वो चूक जाता है, तब वो फिर अपनी कैपिटल में से फर्म को उतना अमाउंट देता है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाली अमाउंट में अगर गारंटी अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उस केस में फिर नॉर्मल सारी वर्किंग हो जाती है, कोई भी अलग ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आने वाले क्लासेज में आप डिटेल में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ये सारा की सारी खूबियाँ एक साथ मिलने वाली हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन है मेरे खुद के हैंड ड्राफ्टेड क्वेश्चंस, जिसकी मदद से मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आप जुड़े रहिएगा इन क्लासेस से और ये क्लासेस आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं आने वाले समय के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और जुड़े रहिए हमारे चैनल RG CA ज्ञान के ऊपर।